हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या बोलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 18 पढ़ रहे हैं। हम मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस मूल पुस्तक के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हाईलाइट किया गया है। ऐसे बिंदुओं को आप क्लास करते समय नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे बार बार रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगी और आप बार बार रिवीजन से अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पट्टी को सुखाने के लिए जो बच्चे बाल गीत गाया करते थे, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आगे बच्चन जी कहते हैं कि यूँ तो स्कूल ढीलम ढालम गति से चलता था, पर जब डिप्टी साहब का दौरा होने को होता था तो खासा तनाव में आ जाता था। दौरे की तारीख पहले से ही मालूम होने पर स्कूल की खास सफाई होती थी। एक दिन पहले टाट झड़वाए जाते, लड़कों से ही। क्या गर्द स्नान होता था उस दिन। जाले माले निकलवाए जाते थे। स्कूल की आराम घड़ी अर्थात अलार्म घड़ी का वक्त ठीक किया जाता था। लड़कों को धुले साफ कपड़े पहनकर आने का आदेश दिया जाता था। फिर भी कोई लड़का मैले कपड़े पहनकर आता तो उसको छुट्टी दे दी जाती थी और हमारे साफ कपड़ों को उनके मैले कपड़ों से ईर्ष्या होती थी। मास्टर लोग तो जैसे बारात में जाने को आते थे। अगर डिप्टी साहब का दौरा एकाएकी हो जाता तो स्कूल भर थर थर काँपने लगता और राहत की सांस तभी लेता जब डिप्टी साहब विदा हो जाते थे। मोहतसिमगंज म्यूनिसिपल स्कूल में मैंने दर्जा 2 तक पढ़ा। इस बीच स्कूल सड़क पर उस पार से सड़क इस पार आया और फिर मोहल्ला शहरा राबाग के एक मकान में चला गया, पर नाम उसका मोहतसिमगंज ही रहा। जब मैं स्कूल जाने लगा मौलवी साहब से माफ़ी मांग ली गई। मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाने को मास्टर रख दिए गए। सालिग्राम ने फारसी पढ़ने की कोई रुचि नहीं दिखलाई। मौलवी साहब से न जाने क्यों वे बहुत चिढ़ते थे। जो मास्टर साहब मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आते थे वही उनको भी हिंदी और गिनती पहाड़ा पढ़ा देते थे। आगे कहते हैं कि उन दिनों अंग्रेजी की पहली किताब किंग रीडर पढ़ाई जाती थी। यह इम्पोर्टेंट पंक्ति है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कवर पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी रहती थी। अंतिम 2 पाठ क्वीन और प्रिंस ऑफ वेल्स पर होते थे, जिनकी तस्वीरें भी होती थी और सबके अंत में होता था अंग्रेजी नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग, यानी शुरू से बच्चे के दिमाग पर तख्त की पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति राजभक्ति के संस्कार डालने की सारी तरकीबें। उन्हीं दिनों किसी इतवार को पंडित रामचरण शुक्ल हमारे घर आए। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अपने निजी नए से दिखते इक्के पर घोड़ा, कुमैत, साइस, ठस्सेदार, उनको देखने का यह मेरा पहला मौका था। पंडित जी वास्तव में देव स्वरूप थे, देव से ऊंचे और दिव्य। जहाँ तक मुझे याद है वे बड़े से सिर पर ऊंची फेल्ट कैप पहनते थे, बंद कॉलर का पारसी कोट, सफ़ेद ढीला ढाला पजामा। इधर तो पहनावे की ही बात है फ्रेंड्स, तो ये आपको लगे ये ज़रूरी है तो आप पढ़ लीजिएगा। मेरे दृष्टि में ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हाँ, यहाँ से कुछ है कि इनका घर जब टूटा था तो बनवाए थे। बात को पिताजी ने बताया था कि पंडित जी को हमारे घर का टूटा गिरा सामना देखकर दुख हुआ था। उन्होंने पिताजी को सलाह दी कि बड़ी बेटी ब्याहने योग्य हो रही है, लड़की देखने से पहले लोग लड़की वालों के घर देखेंगे। घर इंसान की हैसियत बताता है, इस घर को देखते ही वे बिचक जाएंगे। बेटा बेटी ब्याह कर आदमी सामाजिक संबंध का विस्तार करता है। तो हम महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चलते हैं।
लड़कपन में मैंने मुंशी डेस्क पर पढ़ा लिखा ही, मेरे बड़े होने पर भी जब जब मुझे लगातार कई घंटे काम करना पड़ा है, मैंने मुंशी डेस्क का ही आश्रय लिया है। यह एक प्रकार की डेस्क होती है जिस पे बैठ के आसानी से पढ़ाई लिखाई का काम किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन का विवाह जिला प्रतापगढ़ के परसीपुर ग्राम के बाबू त्रिलोकनाथ के साथ तय हुआ। एक बहन 3 भाइयों में वे सबसे बड़े थे। मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया था और घर पर रहकर जमींदारी का काम देखते थे। हमारे मोहल्ले के बाबू द्वारिका प्रसाद के भांजे थे। उन्हीं के सुझाव के बीच बचाव यह रिश्ता पक्का हुआ। इधर कुछ बहुत विशेष नहीं है फ्रेंड्स। ये महत्वपूर्ण लाइन इसलिए हो जाती है, वैसे इसको किसी ने लिखा नहीं है, यह एक लोकगीत है, परंतु ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा में है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं राजा तोरे खेलन को गेदा बनूंगी। आगे कहते हैं कि पिताजी ने बताया था कि बहन के विवाह में 3000 रुपये खर्च हुए थे, केवल 1000 उनके पास थे। 2000 पंडित रामचरण शुक्ल ने दिए थे। आगे कहते हैं कि हमारे अंग्रेजी के मास्टर विश्वनाथ प्रसाद को 8 रुपये महीने दिए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि उर्दू पढ़ने के लिए 2 रुपये महीने दिए जाते थे और अंग्रेजी पढ़ने के लिए विश्वनाथ प्रसाद को कितने रुपए दिए जाते थे? 8 रुपये माहवारी फीस दी जाती थी बच्चन जी की। यहाँ ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि बच्चन जी की ट्यूशन क्यों बंद करनी पड़ी। तो जो उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी उसमें काफ़ी कर्ज हो गया था, इस वजह से बंद करना पड़ा। आगे कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया तब वे वृद्ध और बेकार हो गए थे। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उनकी कुछ सेवा कर मैं उनको यत्किंचित उनसे उऋण हो सका। आगे कहते हैं कि इलाहाबाद नगर में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट का आगमन हुआ था। उसके विषय में मोहल्ले के बड़ों से मैंने इतना सुना था कि उनका जुलूस देखने को मैं भी चौक पहुंच गया। करकल मेरे साथ थे। ऐसे सब कामों में मुझे उनका बड़ा सहारा रहता था। वे उम्र में मुझसे बड़े ही न थे, शरीर से भी पोढ़े थे। तिलक जी और एनी बेसेंट का एक टमटम में बिठाकर जुलूस में निकाला जाना था। टमटम आकर खड़ी हुई तो हिंदू बोर्डिंग हाउस के विद्यार्थियों ने घोड़े खोल दिए, लंबी लंबी रस्सियाँ उनमें बांधी और स्वयं उनकी गाड़ी खींची। मेरे बहनोई के छोटे भाई त्रिभुवन नाथ उन दिनों हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहते थे। यदि मैं अपने जीवन में कुछ भी न कर पाता तो इतना ही मुझे अपने पर गर्व करने के लिए पर्याप्त होता कि जिन लड़कों ने लोकमान्य तिलक की गाड़ी खींची थी उनमें मैं भी था। उनके गीता रहस्य ने जिससे मैं बहुत बात को परिचित हुआ, मध्ययुगीन हिंदू मनीषा की धारा को कलयुगी तमिश्रा के गहवर से बाहर निकालकर कर्मयुग के आधुनिक प्रशस्त और प्रकाशपूर्ण पथ पर लगने में अभूतपूर्व योगदान दिया। आगे कहते हैं कि दर्जा 2 पास करने के बाद मोहतसिमगंज म्यूनिसिपल स्कूल से मेरा नाम कटाकर ऊंचा मंडी म्यूनिसिपल स्कूल में लिखा दिया गया और वहीं 2 बरस पढ़कर मैंने तीसरा और चौथा दर्जा पास किया। इसके पीछे पंडित विश्राम तिवारी, उन दिनों वे ऊंचा मंडी में हेडमास्टर थे। पंडित विश्राम तिवारी जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया के गांव मर्रो के निवासी थे। यदि आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो आप बीच बीच में पॉज करके पढ़ सकते हैं।
पंडित विश्रामजीत जो थे वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम बभना था। ये कुछ पंक्तियां हैं। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकर छेर, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासे टेर। ये पंडित विश्राम के पंक्तियां हमेशा बोला करते थे इसको। ये कुछ रामचरितमानस की पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। बच्चन जी आगे कहते हैं कि यह तो पंडित जी किसी को नहीं बख्शते थे, पर मैंने नोटिस किया था कि वे वर्ग भेद की एक सूक्ष्म नीति बरतते थे। अच्छे घरों के लड़कों पर वे हल्के फुल्के हाथ छोड़ते थे, साधारण घरों के लड़कों पर पूरे जोर से। मेरी गिनती अच्छे घरों के लड़कों में की जाती थी। ठोक पीट कर लद्दड़ लड़के को काबिल बना देने के लिए वे मशहूर थे, इसलिए उनके मारने पीटने की कोई शिकायत न करता था। मुझे उन्होंने सही गलत कई तरीके से प्रभावित किया। ऊषा मंडी के स्कूल में पढ़ते हुए मैंने अपने जीवन का प्रथम और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब तक मुझसे बड़े जो कहते थे वही मैं करता चला जाता था। करकल एक दिन खबर लाया कि विद्या मंदिर स्कूल में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का व्याख्यान है। शाम को जब वे व्याख्यान सुनने लगे तो मुझे भी साथ ले गए। आगे कहते हैं कि स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का भाषण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा इसी शीर्षक पर था। मैंने सभा में बैठे ही बैठे निर्णय किया कि अब मैं उर्दू छोड़कर हिंदी ले लूँगा। लौटते समय करकल से मैंने सलाह ली तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उनकी पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई थी, वे हिंदी को कोई महत्व नहीं देते थे। उन दिनों उन्होंने भी हिंदी की महत्ता समझी और स्वीकार की। उस समय मैं चौथे दर्जे में पहुंच गया था, जिसका स्तर काफ़ी ऊंचा था। सवादे उर्दू नाम की किताब कोर्स में थी। कवायाद यानी व्याकरण की भी थी। एक किताब पढ़ाई जाती थी। भाषा बदलने से मेरे परीक्षा में असफल होने का भय था। हालांकि घर पर ही पढ़ी हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर न थी। कन्या मनोरंजन और बहनों की पाठ्य पुस्तकें भी उल्टा पलटा करता ही था। अब घर में सरस्वती आती थी, जिसे मैं भी देखता था, पर हिंदी में विधिवत मेरी शिक्षा नहीं हुई थी। यह तो मानना ही पड़ेगा। पिताजी ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। स्कूल में पंडित जी के सामने मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने भी उससे अपनी असहमति प्रकट की और कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। सालाना इम्तिहान को कुछ ही महीने बाकी थे। साथ ही भाषा के साथ माध्यम बदलने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर से भी अनुमति लेनी आवश्यक थी। जब मैं किसी तरह पीछे हटने को तैयार न हुआ तो पंडित जी ने पिताजी की सलाह मशविरा करके डिप्टी साहब के नाम एक प्रार्थना पत्र मुझसे लिखवा कर भेज दिया। उन दिनों डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू शिव कुमार सिंह थे, तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। आप लीजिए नोट डाउन कर लीजिएगा। वे स्वयं हिंदी के बड़े प्रेमी थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। वो यह बात मुझसे उन दिनों न मालूम थे। उन्होंने मुझे मिलने को अपने घर पर बुलाया। मैं पंडित जी के साथ गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा, मुझसे प्रश्न किया जिनके शायद मैंने ठीक उत्तर दिए, पर सबसे अधिक मेरा उत्साह देखकर उन्होंने उर्दू छोड़कर हिंदी लेने की मुझे अनुमति दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने पूरी लगन के साथ विधिवत हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मुझे अतिरिक्त सहायता देने के लिए पिताजी ने पंडित जी को घर पर हिंदी पढ़ाने के लिए रख दिया। कुछ उनके निर्देशन और अधिक उनके प्रोत्साहन से मैंने परीक्षा समय पहुँचते पहुँचते हिंदी की पूरी तैयारी कर ली थी और कक्षा में सबसे तेज लड़कों से होड़ लेने लगा था। पंडित जी का सिद्धांत था कि मनुष्य का तुल भर जाना चाहिए, फिर दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वह प्राप्त न कर सके। आगे इसका पोषण इस कहावत से हुआ, वेयर देयर इज
ए विल देयर इज ए वे। इस विश्वास से मैंने जीवन में सदा बल संचय किया। आगे कहते हैं कि 20-22 वर्ष बाद काशी के एक कवि सम्मेलन में मैं कविता पाठ कर रहा था। श्रोताओं में मुझे मालूम नहीं था कि बाबू शिव कुमार सिंह बैठे हैं। वृद्ध हो गए थे, सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे, कई वर्ष हो चुके थे। कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही हूँ जो एक दिन उर्दू छोड़कर हिंदी लेने की अनुमति मांगने को उनके पास आ गया था। जब वे इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर थे, मैं उनकी स्मृति पर दंग रह गया। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, उस दिन के निर्णय पर आज मुझे गर्व है। मैंने उनके चरण छूकर उनसे विदा ली। उन्होंने लंबी उम्र पाई। हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा कि 90 से अधिक की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। आगे की आत्मकथा को और भी जानने के लिए आप अगले सेशन का इंतज़ार कीजिए। वीडियो यदि आपके उपयोग की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।